हेलो दोस्तों, आज यहाँ हमारा डिस्कशन का टॉपिक भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इससे संबंधित न्यूज़ की बात करें तो कल कानून मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालना होगा। इससे पहले कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा करने के बाद बिजनेस फाइनेंस और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एनवायरमेंटल अर्थशास्त्र या पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। उन्होंने केरल सरकार के अधीन भी कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। उनके लिए ये पद चुनौतीपूर्ण भरा भी होगा क्योंकि अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पिछले हफ्ते ही सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के सत्यापन के दौरान उनसे मतदान संबंधी डेटा नष्ट न किए जाएं। पिछले कुछ सालों से विपक्षी दलों ने भी लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर शंका जाहिर की है। इस वीडियो में आगे हम भारतीय निर्वाचन आयोग और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक प्रावधानों को जानेंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को भी देखेंगे और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों को भी जानेंगे। साथ ही इसके सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों को भी जानेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र स्थायी संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि केवल 4 की प्रमुखता जिम्मेदारी दी गई है। जनरली इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 6 साल या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। जो भी पहले हो, उनकी पद स्थिति, वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही तरीके और आधार पर ही हटाया जा सकता है। अब अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य की बात करें तो ये संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण रखता है। साथ ही ये आवधिक यानी समय समय पर जैसे 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं और समयबद्ध चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम भी तय करता है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो या उपचुनाव। जैसे कि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग अपने कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर करता है कि इससे इस डेट तक चुनाव संपन्न होंगे। ये मतदाता सूची भी तैयार करता है और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र भी जारी करता है। इसके साथ ये मतदान केंद्रों के स्थान, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की नियुक्ति, मतगणना केंद्रों के स्थान, मतगणना केंद्रों और मतगणना केंद्रों के आसपास की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं तथा सभी संबद्ध मामलों पर अंतिम निर्णय यही लेता है। इसके अलावा यह राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है और इससे संबंधित विवादों का निपटारा भी करता है। जैसा कि पिछले साल महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों के मामले में आपने न्यूज में देखा होगा। इसके पास संसद और राज्य विधानमंडल के वर्तमान सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में इसके पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी होता है। इसको हम
आगे डिस्कस करेंगे कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस तरीके से होता, क्योंकि ये डायरेक्ट खुद से निर्णय नहीं लेता, ये सिर्फ किसी भी मामले को रजिस्टर करने का आदेश देता है। साथ ही ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता भी जारी करता है, ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में शामिल ना हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपनी शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग ना हो। इसके साथ ये सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में व्यय या खर्च की सीमा को भी निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। अब अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसके पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में 18 लोकसभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं को पंजीकृत यानी रजिस्टर करने की उपलब्धि हासिल की है। इन पंजीकृत मतदाताओं का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 2019 में जो 928 था, उससे वो सुधर कर 2024 में 948 महिलाएं हो गया है। अब अभी तक भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों की बात करें तो इसने पारंपरिक कागजी मतपत्रों के स्थान पर ईवीएम को लागू किया है, जिसने मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता, सटीकता और दक्षता में भी वृद्धि हुई है और चुनावी धोखाधड़ी की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर दिया है। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाने, सटीकता में सुधार लाने और अपडेट और चेंजेस को आसान बनाने के लिए इसने मैनुअल से चेंज करके कंप्यूटर बेस्ड मतदाता सूची में बदलाव को एक्सेसिबल किया है, जिससे आसानी से उसमें और कहीं से भी चेंजेस हो सके। इसने मतदाताओं को शिक्षित करने और चुनावी जागरूकता को बढ़ाने और मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को ज्यादा बढ़ाने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी या सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन या स्वीप कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में और योगदान मिला है। अभी हाल ही में इसने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को अपने घर से ही मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए भी विशेष पहल शुरू की है। उसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक या आईटी और टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी पर भी विचार कर रहा है कि किस तरीके से और एक्सेसिबल चुनाव प्रक्रिया को किया जाए, जैसे आधार लिंक करने पर भी विचार किया जा रहा है। अब अंत में अगर भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख मुद्दे या चुनौतियों को देखें जिनका सामना अक्सर चुनाव आयोग करता है, तो इसके पास खुद में चुनावी कदाचार या धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये केवल मामला दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। इसी तरह इसके पास आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए कोई कानूनी या वैधानिक समर्थन नहीं दिया गया, क्योंकि इसे राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति यानी आपसी कंसेंसस के आधार पर तैयार किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। आगे चुनाव आयुक्तों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त के समान कार्यकाल की सुरक्षा का भी अभाव है, जिससे वे बाहरी दबाव या मनमाने तरीके से हटाए जाने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आपको बता दें कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता, अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए ये प्रावधान नहीं है। आगे संविधान रिटायर्ड चुनाव आयुक्तों को सरकार में आकर्षक पद स्वीकार करने या रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक दलों में शामिल होने से भी नहीं रोकता है, जिससे हितों के टकराव और निष्पक्षता के बारे में भी चिंताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि कई बार देखा गया है। इसका बजट भी भारत की समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित नहीं होता, जिससे इसकी वित्तीय स्वतंत्रता और स्वायत्तता सीमित हो जाती है। साथ ही इसे अपर्याप्त क्षमता से संबंधित चुनौतियों का भी अक्सर सामना करना पड़ता है, जिसमें कार्यालय की वित्तीय आवश्यकता, कानूनी विशेषज्ञता, सुरक्षा संबंधी कार्मिक स्थिति या स्टाफ के मामले में ये अलग अलग सरकारी विभागों पर निर्भर होता है, जो कि इसके कार्यों को प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता में बाधा डालती है। जैसा कि आपने इलेक्शन के दौरान भी देखा होगा कि अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी इलेक्शन में उनकी क्षमता के आधार पर लगा दी जाती है। जैसे सीआरपीएफ की सुरक्षा संबंधी कार्यों में, प्राइमरी टीचर की मतदान केंद्रों पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए और अन्य अधिकारियों की रिपोर्टिंग या चेक एंड बैलेंस करने के लिए किया जाता है।
इस तरह आपने देखा है कि चुनाव आयोग अपने कार्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए अन्य विभागों पर निर्भर रहता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आए हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे प्रीलिम्स में इससे संबंधित संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान, इसकी शक्ति, कार्य या क्षेत्राधिकार के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहीं मेंस में वर्तमान संदर्भ में भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के साथ साथ चुनाव संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने को कह सकता है। आपसे चुनाव में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपायों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी भी चुनाव में मतदाता भागीदारी 50 से 60% के बीच में ही बनी हुई है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम है। साथ ही चुनाव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न तकनीक को शामिल करने या इंप्लीमेंट करने के बारे में भी आपसे सुझाव पूछा जा सकता है कि किससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। इन सभी पहलुओं को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको बारे में पूछा जा सकता है।